क्लास आज हम जो इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और मैं स्टार्ट करने वाला हूं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाली पूरी यूनिट से। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहता है पूरी बुक का और सारे बच्चों की परेशानी इन्हीं 3 चैप्टर में आती है। तो आज हम इन तीनों चैप्टर में से पहले वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का। अब हमने 11th में तो डिमांड पढ़ा था, 11th में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हम एक इंडिविजुअल की डिमांड के बारे में बात कर रहे थे, पर अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो। और यहां पे एग्रीगेट डिमांड का मतलब कि पूरी इकोनॉमी में कितनी डिमांड है, एग्रीगेट का मतलब टोटल। अब हम यहां पे पूरी इकोनॉमी की बात करने वाले हैं। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बोलती है कि यहां पे जो भी टोटल डिमांड करने वाले हैं इकोनॉमी में लोग, कौन सी चीज की डिमांड? गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड, जो कि प्रोड्यूस हुई है एक इकोनॉमी में, मतलब उस एक कंट्री में। ठीक है, मतलब यहां पे हम ये देखने वाले हैं कि जो भी एक देश में गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है एक अकाउंटिंग ईयर में, उसकी लोग कितनी डिमांड करने वाले हैं, उस पर लोग कितना खर्चा करने वाले हैं। अब अगर इसको इक्वल माना जाता है, इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के, कि लोग कितना खर्चा करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर। ये कभी भी एक्चुअल नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड हम प्लान्ड मान के चलते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हैं कि भैया इतनी डिमांड हो सकती है, ये एग्जैक्ट नहीं है। जो एक्चुअल है वो इस प्लान करी हुई डिमांड से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। ये फिक्स नहीं है, एक्चुअल रियलिटी अलग हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है डिमांड और डिमांड कम भी हो सकती है। इसके बाद एक जो टॉपिक आता है इसका इंपॉर्टेंट, हमें इसका शेड्यूल बनाना आना चाहिए और इसका डायग्राम, जहां पे अच्छे अच्छों की हवा निकलती है। देख लेते हैं हम कैसे बनना है। टेंशन की बात नहीं है, बहुत आसान है। बस वैल्यूज, जहां पे आपको ये शेड्यूल याद हो गया, डायग्राम तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब शेड्यूल बना लेते पहले। और एक बात, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड हमेशा, इसका एक फॉर्मूला है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं सी से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं आई से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मैं बोल सकता हूं ये वो बेसिक खर्चा है जो आपको करना जरूरी है, रोटी कपड़ा। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्रॉपर्टी ले ली है, या तो रेंट पे ली होगी या तो खरीदा होगा लोन पे। तो उस प्रॉपर्टी पे जो मैं रेंट पे कर रहा हूं या उस प्रॉपर्टी पे जो मैंने लोन लिया है उसका मैं जो इंटरेस्ट पे कर रहा हूं वो किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अब इसी सेम चीज को हम पहले शेड्यूल में बना के देखते हैं। सबसे पहले हमें लेनी है इनकम। इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से। फिर हमें लेना है कंजम्पशन, फिर हमें लेना है इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अगर हम प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। अब स्टार्ट करते हैं। इनकम, यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं कि हमने एक बिजनेस शुरू किया है। जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हो तो आपको शुरू में तो कुछ इनकम होने नहीं वाली, उल्टा आपका जेब से पैसा लगेगा। तो मैं यहां पे, हमारी शुरुआत में तो इनकम क्या रहती है? हमेशा जीरो। पर जब आपने बिजनेस डाला है तो आपने बिजनेस के लिए बेसिक खर्चे तो उठाए होंगे ना, सामान खरीदा होगा, पूरा इलेक्ट्रिसिटी का काम करवाया होगा। तो मैं यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को मान लेता हूं 40। याद रखिएगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें 40 से स्टार्ट करना है। और ये बिजनेस वाली जगह मैंने रेंट पे ली है, वहां का रेंट मैं मान लेता हूं 20। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40, इन्वेस्टमेंट 20, दोनों को प्लस कर दो, एग्रीगेट डिमांड कितना हो गया? 60। अब मेरी इनकम हो चुकी है 100। ये वो इनकम है कि गुड़गांव जैसे एरिया में क्या कोई 15,000 में सर्वाइव कर सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ ऊपर खर्चा तो हो जाएगा। तो मैं यहां पे ले लेता हूं, भाई साहब ने 100 कमाए पर खर्च कितने हुए? 120।
ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब इनकम ही जीरो थी तो भाई साहब ने खर्चा कैसे कर लिया होगा। तो ये खर्चा हम मान के चलते हैं कि इसने ये खर्चा अपनी पुरानी सेविंग से किया है। यहां पे भी क्या हुआ है, 100 कमाए थे, 120 खर्च करे। 100 रुपए तो उसने इनकम से झेल लिए, पर ये बाकी का एक्स्ट्रा 20 रुपए कहां से झेला होगा उसने, अपनी पुरानी सेविंग में से। क्या जो आप रेंट पे कर रहे हो उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है? नहीं, जो आप रेंट पे करते हो तो सेम ही चलता है। तो 120 और 20 ये हो गया हमारा 140। अब एक और चीज याद रखिएगा, जब भी जीरो लेवल इनकम पे खर्चा होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, जब भी जीरो इनकम पे आपका कंजम्पशन होता है तो उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसको डिनोट करते हैं सी बार से। और जब भी जीरो लेवल इनकम पे आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हो तो इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको आई और बार से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें एक नंबर में पूछ ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमें हर बार इनकम को 100 से बढ़ाना है। तो अब इनकम हो गई है भाई साहब की 200। ये वो इनकम है जहां पे वो जितना कमा रहा है उतना ही उड़ा दे रहा है, ना तो कुछ ऊपर पैसा बचा पा रहा है और ना ही इसकी कोई पुरानी सेविंग यूज हो रही है। 200 कमाए, 200 उड़ा दिए। रेंट की वैल्यू क्या बढ़ती इनकम के साथ चेंज होगी? नहीं, सेम रहता है रेंट। तो ये भी कितना हो गया, 220। आगे बढ़ते हैं, वापस 100 से बढ़ाएंगे इनकम। अब इनकम हो गई है 300। बढ़ती इनकम के साथ खर्चा तो बढ़ता है, पर एक पॉइंट आपकी इनकम में एक पॉइंट के ऊपर चली जाती है तो आप खर्चे के साथ साथ सेविंग भी करने लग जाते हो। ये वही टर्निंग पॉइंट है जहां पे बंदे ने 300 कमाए और 280 क्या कर दिए हैं, खर्च। तो वो बचे हुए 20 रुपए कहां गए? वो गए सेविंग में। ठीक है। क्या रेंट की वैल्यू चेंज होगी? नहीं। तो ये कितना हो गया, अब 280 और 20 300। अब 400 हो गई है इनकम। आप एक और चीज नोटिस करिएगा कि कंजम्पशन हमेशा 80 के रेट से बढ़ रहा है और एग्रीगेट डिमांड भी हर बार 80 से ही इंक्रीज हो रहा है। 400 की इनकम हुई है, खर्चा बढ़ा है पर सेविंग भी बढ़ी होगी। 360 खर्च करे तो 40 रुपए कहां गए? सेविंग में। रेंट चेंज होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये कितना हो गया है, 380। अब भाई साहब की इनकम हो गई है 500। 440 खर्च करे, सेविंग भी 20 से बढ़ रही है। पहले 20 रुपए की सेविंग हुई, अब 40 की हुई, अब कितनी हो गई सीधे 60। 500 कमाए थे, 440 खर्च करे, 60 गए सेविंग में। रेंट की वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 440 और 20 460। और यहां पे आपको शेड्यूल 500 पे लाके छोड़ देना है। ठीक। अब हमें इसका बनाना है डायग्राम। डायग्राम शेड्यूल याद है, डायग्राम बहुत आसानी से बन जाएगा। यहां पे आपको एक्स एक्सिस पे लेना है इनकम को, वाई एक्सिस पे आपको लिखना है एडी। हम वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड को ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पे इनकम को। अब हमें सबसे पहले यहां पे कंजम्पशन का कर्व बना के दिखाना है। कंजम्पशन के कर्व के लिए मैं काम करता हूं, 20-20 की स्केल ले लेता हूं। 20 फिर 40 फिर 60 फिर 80 सफिशिएंट है। कंजम्पशन का कहां से शुरू हुआ है? 40 से। तो इसको भी मैं कहां से ओरिजिनेट करूंगा? 40 से। ये क्या जीरो इनकम पे किया था हमने? जो भी जीरो इनकम में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इसको हम डिनोट करते हैं सी बार से। याद रखिएगा। अब हमें यह देखना है क्या कंजम्पशन बढ़ता गया? हाँ, ये तो लगातार बढ़ता गया है और हर बार 80 से ही बढ़ा है। 40 से 120 कितने का डिफरेंस? 80। 120 से 200 कितने का डिफरेंस? 80। 200 से 280 कितने का डिफरेंस? 80। मतलब इसका रेट फ्लक्चुएट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये एक बनेगा स्ट्रेट लाइन और ये इंक्रीज हुआ है।
तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो भी इंक्रीज होती हुई। तो ये जो हमारा बना सीधा, ये हमारा बना कंजम्पशन का कर्व। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट के कर्व की। इन्वेस्टमेंट का कर्व कहां से ओरिजिनेट हुआ है, 20। इसका उद्घाटन भी हम करेंगे 20 से। जीरो लेवल ऑफ इनकम में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं आई बार से। अब क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ा, नहीं। क्या इन्वेस्टमेंट कम हुआ, नहीं। इन्वेस्टमेंट हमेशा रहा है सेम, मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज। तो ये बन जाएगा पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। अब तीसरे पे आते हैं जो कि है हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। एग्रीगेट डिमांड का कर्व ओरिजिनेट हुआ है 60 से। अब यहां पे हमें इसका उद्घाटन भी करना है 60 से ही। क्या एग्रीगेट डिमांड भी लगातार इंक्रीज होता गया है, हाँ बिल्कुल। क्या हर बार 80 का ही डिफरेंस रहा है सब में, मतलब एग्रीगेट डिमांड भी हर बार 80 से ही इंक्रीज होता गया है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, किसके पैरेलल है, कंजम्पशन के। अब इस पे क्वेश्चन आता है कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये गैप कौन है, याद रखिएगा। कंजम्पशन था 40, उसमें ये 20 हमने जब इन्वेस्टमेंट का प्लस किया तो कंजम्पशन कितना हो गया था, 60। मतलब एडी और कंजम्पशन के बीच का जो डिफरेंस है वो कौन है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। 40 था कंजम्पशन बस, उसमें हमने जब 20 और ऐड किया, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो 20 कौन था, इन्वेस्टमेंट। इसलिए इन दोनों का गैप कौन होता है, इन्वेस्टमेंट। और यहां पे हमारा एडी वाला टॉपिक खत्म होता है। अब हमें पढ़ना है एएस वाला टॉपिक।